Hello guys and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज हम VAC वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की एक यूनिट कवर करेंगे जो है हमारी यूनिट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट। अब हम पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग मनी, यानी कि एक प्रोसेस होता है जहां पर हम अपनी मनी को अलॉट करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स पे वे इस एक्सपेक्टेशन से कि वो एक हमें अर्निंग देंगे, ठीक है, या फिर हम एक अर्निंग इनकम के लिए वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए फ्यूचर के यूज़ में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के? सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन होता है, फिर रेगुलर इनकम जनरेशन, प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिलती है। साथ ही में हम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से और टैक्स के बेनिफिट्स को भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो सेविंग का मतलब होता है कि हमने फ्यूचर के यूज़ के लिए मनी को रखा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मनी को इन्वेस्ट करा है इजी रिटर्न्स के लिए। यहाँ पर लो रिस्क होता है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क होते हैं। यहाँ हमारे सेविंग्स में हमें लो रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में हमारा जो हायर पोटेंशियल रिटर्न्स हमें मिलते हैं। यहाँ हाई लिक्विडिटी होती है और यहाँ लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि एसेट कैसा है। ये सुटेबल होता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और इन्वेस्टमेंट सुटेबल होता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ को हमारे फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग। रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, इनकम कितना है और टाइम हॉरिजन क्या है। अब कुछ स्टेप्स हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें अपने फाइनेंशियल गोल्स को। उसके बाद आप एक हाउस, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हाउस खरीदना है तो आप चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो आपको पहले एक अपना प्लान डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, एसेट्स के रिस्क टॉलरेंस की बात करनी है कि कितना हम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? एज, इनकम, ऑक्यूपेशन और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। अगर बात करें कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इन्वेस्टमेंट हॉरिजन्स को डिटरमाइन करना है। उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, यानी कि जो 3 साल से कम का होता है, मीडियम टर्म जो कि 3 साल से 5 साल के बीच में होता है, और फिर आता है लॉन्ग टर्म जो कि हमारा 5 साल से ज़्यादा का होता है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। मीडियम टर्म के लिए बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम जाते हैं इक्विटी शेयर्स और रिटायरमेंट प्लान्स के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर रहे हैं डिफरेंट एसेट्स तक अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इन्वेस्ट करना है 1 लाख, तो हम इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख ओनली इन शेयर्स, हम उसको खाली शेयर्स में ना इन्वेस्ट करके हम क्या करेंगे, शेयर्स में भी करेंगे, बॉन्ड्स में भी करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में भी करेंगे और फिक्स डिपॉजिट्स में भी करेंगे। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहले आता है बैंक डिपॉजिट्स, जिसको हम सेविंग अकाउंट देखते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है? एक डिपॉजिट अकाउंट जिसको मेंटेन करते हैं हम बैंक्स के साथ अपने डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके फीचर्स होते हैं हाई लिक्विडिटी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ होता है और इंटरेस्ट भी हमें अर्न होता है। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इजी एक्सेस होता है मनी का, लो रिस्क होता है। लिमिटेशंस क्या है कि लो रिस्क के साथ साथ लो रिटर्न्स भी होते हैं। अब अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, जिसको हम एफडी बोलते हैं, एक डिपॉजिट बनाया जाता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फीचर्स क्या होते हैं इस एफडी के? पहले तो फिक्स टेन्योर होता है और गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तरफ तो सेफ एंड सिक्योर है, हायर इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट से, लेकिन जो प्री मैच्योर अगर हम विड्रॉवल करते हैं तो उसकी पेनल्टी हमें लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स की, जिसको हम बोलते हैं आरडी। एक अकाउंट जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है रेगुलरली हर महीने, तो वो होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये एक तो डिसिप्लिन सेविंग्स
इनकरेज करता है, गारंटी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की। इसमें जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है हमें वेरियस सेविंग स्कीम्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉपुलर स्कीम्स, उसके बाद हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलर स्कीम्स हैं जैसे पीपीएफ, जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट बैकअप मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। फीचर्स क्या है कि सेफ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है और लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर हमें अवेलेबल होता है। उसके बाद दूसरे जो हमारी स्कीम है वो है एनएससी, जिसको हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये भी गवर्नमेंट बैक्ड एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है। बेनिफिट क्या है कि गारंटीड रिटर्न्स आपको मिलते हैं और टैक्स जो है वो डिडक्शन होता है अंडर द इनकम टैक्स प्रोविजंस। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स क्या है? एक बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट और कंपनीज पैसा बोरो करते हैं इन्वेस्टर्स से। इसके फीचर्स क्या हैं? ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें दिलवाता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, एडवांटेजेस रेगुलर इनकम मिलती है और लोअर रिस्क होते हैं शेयर्स से। अब अगर हम बात करें कि डिबेंचर्स क्या होता है, तो डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंपनीज इशू करती हैं। बेनिफिट्स क्या है? फिक्स्ड रिटर्न है, सुटेबल होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? म्यूचुअल फंड मनी को बहुत सारे इन्वेस्टर्स से लेता है और उसको बहुत अलग अलग वेरियस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मैनेज कौन करता है? एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या फिर अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। टाइप्स क्या है? सबसे पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम बॉन्ड्स या फिर फिक्स इनकम में हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिड फंड्स की, तो यहाँ पर हम इक्विटी और डेब्ट दोनों का हम कॉम्बिनेशन रखते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाता है और ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है। अब रिस्क क्या होता है इसमें? मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, कोई गारंटी रिटर्न्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। शेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को एक कंपनी के अंदर। इसके फीचर्स हैं कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो पार्ट ओनर्स बन जाते हैं। रिटर्न्स जो है वो डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू मिलता है। अब इसकी बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस हैं कि हाई हमें रिटर्न पोटेंशियल होता है, वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छे से हो जाती है, रिस्क इसके मार्केट वोलेटिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम G-SEC बोलते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट निकालता है, ये उसके बारे में होता है। इसके फीचर्स होते हैं कि ये हाईली सिक्योर है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर मिनिमल रिस्क होता है और ये रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गोल्ड को हम परचेज कर सकते हैं फिजिकल और फाइनेंशियल फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म्स में? ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हमें एक हेज मिल जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और हाई लिक्विडिटी मिलती है। लिमिटेशंस के प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो वो एक लिमिटेशन है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो इन्वेस्टमेंट जब हम लैंड, हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में करते हैं तो वो हमारा रियल एस्टेट होता है। उसके एडवांटेजेस हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, रेंटल इनकम हमें प्रोवाइड होती है। उसके बाद देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी होती है और लो लिक्विडिटी होती है। अब अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। तो पहला जो फैक्टर है वो है रिस्क, दूसरा फैक्टर है रिटर्न कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, लिक्विडिटी कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को इनटू कैश, कितना सेफ्टी है, क्या टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और क्या इन्फ्लेशन होगा यानी कि इंक्रीज इन प्राइस और रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग की। लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स भी आती हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट,
जो हमें पता नहीं होता है और वो फ्यूचर में एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है उसमें। अब इसमें पार्टीज़ कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पे, और सम एश्योर्ड। तो ये सारे कुछ की टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे नीड फॉर इंश्योरेंस की। नीड क्यों होती है? देखो, जब हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्शन चाहिए होती है या फिर अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस होती है। इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होता है? इंश्योरेंस प्लानिंग के अंदर हमारे रिस्क को एनालाइज करना, परचेजिंग करना, एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज, ये सब चीज़ें एनालाइज करना, प्लान करना हमारा इंश्योरेंस प्लानिंग के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कि हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इनकम को, सिक्योर डिपेंडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फैमिली मेंबर्स को अगर किसी की डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की। अब कुछ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पर आपको प्योर प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा आता है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पूरा आपके थ्रू आउट द लाइफ आपको कवरेज मिलता है। तीसरा है एंडोमेंट पॉलिसी, यहाँ पर इंश्योरेंस और सेविंग्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। मनी बैंक पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर आपको पीरियोडिक पेमेंट्स करने होते हैं अपनी पॉलिसी टर्म के दौरान। फिफ्थ आता है हमारे पास यूनिट लीग्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें हम ULIP भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। अब बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस की। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। अब कुछ टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें एक इंडिविजुअल की बात होती है, फैमिली की बात होती है, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन्स की बात होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और क्रिटिकल इंश्योरेंस में हम जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनके कवरेज की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ दो स्कीम्स जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में। पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर आपको हेल्थ कवरेज मिलता है जो भी इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज होती हैं, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। दूसरा आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम ESI बोलते हैं। यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं वर्कर्स को जो कि एलिजिबल होते हैं, कवरेज मिलता है एम्प्लॉयज को और डिपेंडेंट्स को। दूसरा आता है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे लॉसेस के अगेंस्ट जब हम कोई व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है तब। इसमें टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यहाँ पर मैंडेटरी होता है बाय लॉ। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि आप अपने खुद के व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो अगर एक्सीडेंट या फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की वजह से कुछ होता है। अब बात करते हैं थर्ड जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहती है और यहाँ पर फायर, थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस मिलता है। आगे बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। यहाँ पर आपको कवरेज मिलता है आपके ट्रैवल के दौरान, मेडिकल इमरजेंसीज कवर होती हैं, ट्रिप कैंसिलेशन कवर होता है और बैगेज का लॉस होता है वो भी कवरेज मिलता है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के? सबसे पहले एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि दोनों पार्टीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को। दूसरा आता है इंश्योरेंस इंटरेस्ट। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए अपने इंश्योर्ड सब्जेक्ट के लिए। तीसरा है इंडिमनिटी। इसका क्या मतलब है कि कॉम्पनसेशन हमें देना चाहिए जब हम रिस्टोर करवाते हैं एक्चुअल लॉस को। कंट्रीब्यूशन, मल्टीपल इंश्योरेंस जो शेयर करते हैं लॉस प्रोपोर्शनेटली, यानी कि मल्टीपल इंश्योरेंस को जो शेयर है वो अपना करना पड़ता है, बांटना पड़ता है आपस में इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। सब्रोगेशन क्या होता है? यहाँ पर इंश्योरर एक्वायर करता है लीगल राइट्स जब वो कंपनसेटिंग जो इंश्योर्ड का कॉम्पनसेट है उसको लेने के बाद। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इंश्योरेंस के? सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, रिस्क का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटेक्शन होती है फैमिली की, बिजनेस कंटिन्यूटी में हेल्प होता है और एनकरेज करता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये हमारी जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं एज सून एज पॉसिबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such videos which will help you to score good in your due semester exams. Till then, bye bye.